और देखते हैं इसमें जो पॉइंट हैं कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण मोस्ट पॉइंट हैं। इन पॉइंटों को आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला है हमारा भाषा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। दोस्तों आप लोगों को इनके आंसर बताना है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है। और दूसरा जो है आपका, इसको देखते हैं ये क्या है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, लिखित इकाई। तो इन सब के दोस्तों आप लोगों को आंसर देना है। ये बहुत ही मोस्ट आपके प्रश्न हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है। और इसके बाद चलते हैं भाषा की सबसे कह दें सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो इनको आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इनके बारे में देखना है। क्योंकि देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, यहाँ पर मौखिक शब्द दिया है, यहाँ पर लिखित दिया है, यहाँ पर सार्थक दिया है। इन बातों पर आप लोग को ध्यान देना है, इसके बाद आंसर लगाना है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है हमारा, चौथा जो प्रश्न है वो भी इसी तरह का है कि भाषा की अंतिम या फिर कह दें पूर्णतम इकाई। भाषा की अंतिम या पूर्णतम इकाई। तो इन सब के दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को देना है। अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो भी हमें लिख कर के बताएं कि ये क्वेश्चन नहीं बनता है। और इसके बाद हम लास्ट और लिखते हैं, इसमें है भाषा की लघुतम इकाई। भाषा की लघुतम इकाई। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन प्रश्नों में एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इनके आंसर दे दें। और लास्ट एक और प्रश्न है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके सार्थक खंड ना हो सकें। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आप लोगों को देना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, इनके जवाब दें। चलते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो मौखिक इकाई में दोस्तों क्या आ जाता है, ध्वनि आ जाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई में क्या आ जाता है दोस्तों, वर्ण आ जाता है। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई में क्या आ जाता है, शब्द आ जाता है। इसके बाद भाषा की अंतिम और पूर्णतम इकाई में क्या आ जाता है, वाक्य आ जाता है। इसके बाद भाषा की लघुतम इकाई पूछा जाए तो भी आप यहाँ पर क्या देंगे, ध्वनि आंसर देंगे। यदि ध्वनि नहीं है तो फिर कह दें वर्ण आएगा, अन्यथा इसमें क्या करेंगे, पहली प्राथमिकता हम ध्वनि को देते हैं। और भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसकी सार्थक खंड ना हो तो दोस्तों वो वर्ण ही होती है।
वर्ण एक ऐसी सबसे छोटी इकाई है जिसके सार्थक खंड नहीं होते हैं। दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, परिभाषा किसकी है, वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। तो देखते हैं वर्णमाला, तो वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित स्वरूप को, क्रमबद्ध व व्यवस्थित स्वरूप को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध, देखिए दोस्तों ये शब्द होना बहुत ज़रूरी है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगर हम कह दें वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्णों का समूह एक क्रमबद्ध वर्णमाला कहलाएगा। अगर क्रमबद्ध शब्द नहीं जुड़ा या फिर कह दें व्यवस्थित नहीं जुड़ा तो कहते हैं वो वर्णमाला नहीं है। इसके बाद अगला कह दें इसी में पॉइंट बनाते हैं, जो आपकी पहला पॉइंट परिभाषा। दूसरा जो पॉइंट है इसको देखते हैं जी क्या है। दूसरी जो कह दें हमारा जो पॉइंट बनेगा या दूसरी जो बात होगी वो ये होगी कि हिंदी की जो हमारी वर्णमाला है, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं दोस्तों, 52 वर्ण हैं। कितने हैं, 52 वर्ण हैं। हमारी जो देवनागरी, क्योंकि ये क्या हो गई, लिपि हो गई, तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। और देवनागरी वर्णमाला में जो कह दें वर्ण हुए, वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें, नोट कर लें। और इसके बाद फिर चलते हैं कि जो 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, इन वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें से नंबर 1 डालेंगे। नंबर 1 जो स्वर हैं और दूसरा डालेंगे व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो 52 वर्ण बताए गए हैं, 52 वर्ण बताए गए हैं हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में, उनको 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए ये हो गए आपके स्वर और व्यंजन, इन 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद जो 52 वर्ण हैं ये स्वर और व्यंजन 2 भागों में तो बटे हुए हैं, लेकिन इसमें भी आगे इनकी क्या है, स्थितियां हैं, रूप हैं। तो फिर आगे देखते हैं कौन कौन से हैं और कौन कौन सी स्थितियां मानी गई हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें, नोट कर लें। और फिर इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो स्वर हैं वो कितने माने गए हैं, 11 माने गए हैं। और जो व्यंजन हैं वो कितने माने गए हैं, 33 माने गए हैं। तो ये तो हो गए आपके क्या, मूल हो गए। तो इसके बाद अब चलते हैं तीसरा, इसी में डालते हैं आपका जो पॉइंट है वो है अयोगवाह। क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है। इसके बाद चौथा चलते हैं, तो इसमें देखते हैं 2 गुण व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं वो, 2 गुण व्यंजन। तो इसमें भी दोस्तों कितने आते हैं, 2 आते हैं। इसके बाद जो 5वां है वो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो ये कितने हो गए दोस्तों, ये तो हो गए आपके कितने, 8 हो गए। और यहाँ ये कितने हुए, 44 हो गए।
44 और 8 टोटल कितने हो गए दोस्तों? 44 और प्लस 8 बराबर कितने हो गए? 52 वर्ण हो गए। ये आपके क्या हैं? वर्णमाला के 52 वर्ण हैं। तो जल्दी रूप से, स्वतंत्र रूप से अकेली बोली जाने, स्वतंत्र रूप से अकेली बोली जाने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर ध्वनि कहते हैं। मतलब जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनका उच्चारण करने में किसी भी कहते हैं दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। इसलिए इन्हें कह दें कि भाषा की भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो स्वर ध्वनि कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें? नोट कर लें। और फिर इसकी बात चलते हैं स्वर जो वर्ण हैं क्या हैं? स्वर वर्ण हैं, ये कितने होते हैं? तो देखें कि जो लिखित स्वर हैं कितने? लिखित स्वर या फिर कह दें कि कुल स्वर कितने हैं दोस्तों? तो वो तो हैं आपके कितने? 13 हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपका प्रश्न वो है प्रमुख स्वरों का, कि प्रमुख जो स्वर हैं, प्रमुख स्वर वो कितने हैं? प्रमुख स्वर कितने हैं? 11 माने जाते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप लोग का जवाब होगा, आप लोग क्या आंसर देंगे? 11 देंगे। क्या देंगे? 11 देंगे। यदि लिखित स्वर पूछे जाते हैं तो आप लोग आंसर देंगे 13। कुल स्वर पूछे जाएं तो भी 13 होंगे, अन्यथा आपका जवाब क्या होगा? 11 होगा। तो जो 11 ये स्वर हैं, इन स्वरों के बारे में देखते हैं। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट कर लें। और फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट बनेगा वो क्या होगा? अगला जो पॉइंट है, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने माने गए हैं? तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने माने गए हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। अब नोट करना है आपको, NOTE नोट डालना है। और क्या डालना है? क्योंकि यहाँ पर उच्चारण के आधार पर 10 माने गए हैं और यहाँ पर स्वर कितने माने गए हैं? 11। तो भाई एक स्वर कहाँ गया? एक स्वर कहाँ गया? तो यहाँ पर क्या करते हैं कि लिख लेते हैं स्वर, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इस तरह से क्या करते हैं? स्वर लिख लेते हैं कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और इसके बाद यहाँ पर जो स्थान आता है ऋषि का आता है, फिर ए, आए और ओ, औ। तो ये कितने हो गए दोस्तों? ये 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब देखते हैं तो यहाँ पर जो उच्चारण के आधार पर है वो क्या लिया गया है? ऋषि को नहीं लिया गया है, क्योंकि ऋषि जो है व्यंजन वर्ण जो रा है, व्यंजन में जो रा है वो छोटी री के समान उच्चारित होता है। इसका जो ऋषि का उच्चारण है किसके समान है? छोटी री के समान है। इसलिए किसने माना है? भोलानाथ ने। किसने? भोलानाथ तिवारी ने ऋषि को स्वरों में स्थान
नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो ये बात भी आपको स्पष्ट हो गई कि ऋषि को किसने नहीं माना है, भोलानाथ तिवारी ने नहीं माना है। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें दोस्तों, नोट कर लें। और फिर इसके बाद चलते हैं, जो व्यंजन है हमारे या स्वरों का जो वर्गीकरण है वो रह गया है, उसके बाद फिर देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण।